ये कहानी दक्षिण कोरिया की एक हलचल भरी जगह में बसी है, जहाँ एक युवा लड़की जो एकदम अकेले गुमनामी में जी रही थी, एक दिन अचानक कार के हॉर्न की तेज आवाज से नींद से जाग उठती है। भारी मन से वो उठती है और खिड़की पर छोटे से छेद से नीचे झांकती है। वहाँ एक कार खड़ी होती है और उसके पास एक स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़की चल रही होती है। कार से एक आदमी की भारी आवाज आती है, जो उस लड़की से कार में बैठने के लिए कह रहा होता है। इसके बाद वो अपनी नज़र सामने की इमारत में रहने वाली एक औरत पर डालती है, जो सिगरेट पी रही होती है। वो औरत मुस्कुराकर उसकी ओर देखती है, लेकिन वो तुरंत ही घबराकर पीछे हट जाती है, क्योंकि वो दुनिया से हर तरह की संपर्क तोड़ चुकी होती है। ये लड़की असल में यूनहो है। यूनहो के पास एक अजीब और दुखद शक्ति है। वो हर इंसान के सर से लाल कलर की लाइन, जिसे एस लाइन कहते हैं, निकलते हुए देख सकती है। ये लाइन उस इंसान से उन सभी लोगों की ओर जाती है जिनके साथ कभी भी वो फिजिकल रिलेशन में रहा हो। ज्यादातर लोगों के सर से कई लाइंस निकलती है और वो हर एक लाइन को साफ साफ देख सकती है। ये शक्ति उसके लिए कोई वरदान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा बोझ होता है। उसे बचपन की एक घटना बहुत अच्छे से याद है, जब उसने पहली बार अपने पिता के सर से बहुत सारी रेड लाइंस निकलते देखी थी। एक लाइन उसकी माँ की ओर जा रही थी, लेकिन बाकी दूसरी औरतों की ओर, और यहाँ तक कि उसकी मौसी की ओर भी। उसने ये सब मासूमियत से एक ड्राइंग में बना दिया और उसकी माँ ने ये देखकर सच जान लिया। गुस्से में और दुख में भरकर उसकी माँ ने उसके पिता की हत्या कर दी। यूनहो को यह हमेशा लगता रहा कि ये सब उसी की गलती थी, कि उसने ही सब कुछ बिगाड़ दिया। इस हादसे ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। वो इस शक्ति से छुटकारा पाने के लिए कई बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से वो बच जाती है, मानो किस्मत उसे मरने ही ना देना चाहती हो। अब उसका एक ही मकसद है, ये जानना कि ये रहस्यमयी रेड लाइंस आखिर क्या है, किसने इन्हें बनाया, क्या दुनिया में कोई और भी है जो इसे देख सकता हो, और क्या इस शक्ति से छुटकारा कभी पाया जा सकता है। उस दिन सामने वाली अपार्टमेंट में रहने वाली एक नई पड़ोसी ही वोन उसके दरवाजे पर आती है। वो बड़ी ही एक्साइटमेंट से मिलती है, लेकिन यून वो दरवाज़ा तक नहीं खोलती। ही वोन ताज़े फल और एक थैले में डालकर उसके दरवाजे पर छोड़ देती है और मुस्कुराते हुए वापस चली जाती है। कुछ देर बाद ह्यून वो चुपके से दरवाजा खोलती है और फल ले जाकर खा लेती है। दूसरी ओर उस कार का ड्राइवर, जिसकी हॉर्न से यूनवो की नींद खुली थी, एक पुलिस ऑफिसर जीवुक होता है। वो ऑफिस पहुंचता है और अपने साथी से बात करता है कि वो अपने भतीजी सियोन आ को स्कूल छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं बैठी। जीवुक एक हैंडसम और अट्रैक्टिव इंसान है, जिसकी पर्सनल लाइफ में कई अफेयर्स रहे हैं, यहाँ तक कि वो अपनी एक महिला सहकर्मी से भी फ्लर्ट करता है, जो जल्द ही शादी करने वाली है। उधर स्कूल में एक बहुत ही डरावना दृश्य चलता है। कुछ लड़कियां एक शर्मीली और शांत लड़की को स्कूल की छत पर बुली कर रही होती है। उनकी लीडर हा यांग हाथ में मॉप लेकर आती है और पीड़ित लड़की को छत से फेंकने की धमकी देती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जीवुक की भतीजी सेओन आ होती है। सेओन आ पूरी तरह डरी हुई होती है और उसे मजबूरी में उन बदमाश लड़कियों को पैसे देने पड़ते हैं। उसी दिन शाम को जियोक और उसका साथी डोंग सिक एक हत्या के केस की जांच कर रहे होते हैं। एक महिला को उसके घर में ही मार दिया गया होता है। पूरा घर बिखरा पड़ा होता है, लेकिन बेडरूम एकदम साफ सुथरा। जिवुक को शक होता है कि कातिल ने कुछ छुपाने के लिए सफाई की है। वो घर में पड़ा एक फूड बॉक्स देखता है, जो एक अनजाने रेस्टोरेंट से आया होता है। उसे लगता है कि शायद यही सुराग कातिल तक ले जाएगा। थोड़ी ही देर बाद एक और अफसर आता है और बताता है कि एक गवाह ने देखा था कि एक आदमी हेलमेट पहनकर उस औरत के घर में आया था। शायद एक डिलीवरी बॉय होगा। जांच में पता चलता है कि मरी हुई औरत का हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था। जिवुक तुरंत ही डोंग सिक से कहता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड की जांच शुरू करो। उस शाम यूनहा को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जब वो अपने दरवाजे को हल्का सा खोलकर बाहर रखे डिलीवर किए गए पैकेट्स उठाने लगी। उन पैकेट्स के बीच में प्लास्टिक की थैली थी, जिसमें ताज़े सेब रखे थे। ये ही वो उनकी तरफ से एक प्यारा सा तोहफा था। उसने वो थैली अंदर लाई और एक सेब खाते हुए वो टीवी पर समाचार देखने लग गई। अचानक एक खबर ने उसका ध्यान खींच लिया, वही हत्या का मामला जिसे जीवुक इस वक्त जांच कर रहा था। और फिर उसी न्यूज़ की फुटेज में उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी, जो हेलमेट पहने हुए दीवार के पीछे छिपने की कोशिश करता दिखा, जैसे वो सब कुछ चुपचाप सुन रहा हो। उसी पल यूनहा के रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी के सिर पर केवल एक एस लाइन थी, एक ऐसा संकेत जो इस दुनिया की उलझी हुई कनेक्शनों से भरी व्यवस्था में बिल्कुल ही अनोखा था। उसे संदेह हुआ,
बहुत गहरा संदेह। थोड़ी ही देर बाद जैसे किसी अदृश्य धागे से खींचा चला आया हो, वही हेलमेट पहना हुआ आदमी युनहा के अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास दिखाई दिया। उसे देखकर युनहा के रोंगटे खड़े हो गए। वो भागकर अपना फोन लेने गई ताकि पुलिस को फोन कर सके, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। जल्दी से उसने उसे चार्जिंग को लगाया, पर उसकी निगाहें उस आदमी पर टिकी रही। उसने देखा कि वो आदमी सामने वाली बिल्डिंग में दाखिल हुआ और फिर उसकी आंखों के सामने ही वॉन के फ्लैट में चला गया। लकीली तभी उसका फोन चार्ज हो गया और उसने झट से पुलिस को कॉल कर दिया। फोन पर बात करते हुए भी वो लगातार खिड़की से देख रही थी और देखा कि ही वॉन बिल्कुल ठीक थी। वो आदमी उसका बॉयफ्रेंड था। ये देखकर ह्यूनहा को गहरा पछतावा हुआ। शायद उसने किसी निर्दोष को गलत समझ लिया था। तुरंत ही उसने फोन काट दिया, लेकिन एक सवाल उसके जहन में लगातार घूम रहा था कि उस आदमी के सर पर वो एक एस लाइन ही वॉन से मिलने के बाद ही क्यों बनी, जैसे वो पहली बार मिले हो। इस बात से उसके मन में बेचैनी छिड़ गई। ये घटना जो उसके घर पे इतने पास घटी, उसकी पुरानी यादों को खुरेद गई, ऐसे जख्म जो अभी भी नहीं भरे थे। अगले दिन यूनहा अब भी कल रात के बारे में सोच रही होती है और ये दृश्य देख के उसके पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। वो क्रूर पिटाई जो उसे ही यांग ने और उसकी बेरहम गैंग के हाथों से पड़ी थी, उस मानसिक और शारीरिक दर्द से उबर पाने के लिए सियोने ने स्कूल ही न जाने का फैसला किया। लेकिन दूसरी तरफ ही यांग जो एक बदमाश लड़की थी उसने तुरंत ही मान लिया कि सियोन ए स्कूल से भाग रही है क्योंकि उसने अब तक वादा किया हुआ पैसे नहीं लाए। एक तिरछी मुस्कान के साथ ही योंग ने सियोने की लॉकर की ओर रुख किया। उसने बिना किसी झिझक के लॉकर को जोर से खोला, इस उम्मीद में कि शायद कोई छुपा हुआ कैश मिल जाए। पर लॉकर में मिला सिर्फ एक सिंपल सा कागज का बैग जिसमें एक पारंपरिक जड़ी बूटी थी और उसके भीतर छुपा हुआ था एक प्रेम पत्र। दूसरी ओर उसी दिन जब जीवोक अपने घर लौटा तो उसे सियोने की स्कूल से गैर मौजूदगी के बारे में अजीब लगा। जब सियोने ने उसे थोड़े पैसे मांगे तभी जीवुक की नज़र उसके चेहरे पर और शरीर पर पड़े काले नीले निशानों पर पड़ी। उसके अंदर तुरंत ही खतरे की घंटी बजी। उसे शक हुआ और उसने सियोने से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, पर सियोने ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया, अपना दर्द छुपा लिया, अपनी तकलीफ को किसी से न बांटने का फैसला लिया। इसी बीच जीवुक ने एक सिगरेट जलाई थी, तभी उसका फोन बजा। डोंगसिक लाइन पर था, उसके साथी और पुलिस विभाग के सहयोगी भी। डोंगसिक के पास एक दिलचस्प खबर थी, किसी ने पुलिस को उस हेलमेट पहने शख्स के बारे में कॉल किया था। खास बात यह थी कि अभी तक मीडिया को यह जानकारी नहीं दी गई थी कि हत्या में हेलमेट वाले शख्स का शक है। मतलब कॉल करने वाला कोई ऐसा था जिसे अंदर की बात पता थी। डोंगसिक ने खुलासा किया कि वो कॉल करने वाली कोई और नहीं बल्कि जीवुक की अपनी पड़ोसी है। उसने जीवुक को तुरंत वहां जाने के लिए कहा। जीवुक, जो किसी भी सुराग को ठंडा नहीं होने देता, तुरंत ही यूनहा के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने घंटी बजाई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। असल में यूनहा वही अंदर दरवाजे के पीछे खड़ी थी, चुप और सहमी हुई। उसी समय ऊपर से एक चश्मा पहने आदमी ने जीवुक को आवाज दी और कहा, उस लड़की से मिलने की कोई उम्मीद मत करो, वो एकदम अकेली रहती है, बाहर नहीं निकलती। उसने जाने के बाद भी जीवुक फिर से दरवाजा खटखटाया। आखिरकार बहुत झिझकते हुए यूनहा ने दरवाजा थोड़ा सा खोल ही दिया। जीवुक ने तुरंत ही सवाल किया उस कॉल के बारे में, तो यूनहा ने घबरा कर बताया कि उसने सच में एक हेलमेट पहने आदमी को सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 204 में जाते देखा था। उसे पहले शक हुआ कि वो कातिल हो सकता है, पर बाद में उसे एहसास हुआ कि वो तो ही वोन का बॉयफ्रेंड है। जब जीवुक ने उससे पूछा कि वो एक स्टूडेंट होकर भी घर में अकेले क्यों है, तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गई और दरवाजा झट से बंद कर दिया। उसी शाम वो हेलमेट पहना हुआ आदमी एक बार फिर दिखाई दिया, इस बार सड़क के बीचों बीच, जैसे कि वो जानबूझकर सामने आ रहा हो। यूनहा ने अपनी खिड़की से झांक कर देखा। वो अब सामने वाली बिल्डिंग की ओर नहीं बल्कि उसी बिल्डिंग में आ रहा था जिसमें वो खुद रहती है। यूनहा ने दरवाजे की छोटी सी झिर्री से बाहर झांका। कुछ पलों के लिए ही उनकी नजर मिली। उस आदमी की आंखों में जैसे कोई चुप्पी थी, एक मौन स्वीकृति, जैसे वो जानता था कि उसको देखा जा चुका है। इसी बीच शहर के एक और कोने में सियोने अकेले बैठी थी। वो एक बैंक से बाहर निकली थी और उसके हाथ में एक लिफाफा था, नकदी से भरा हुआ। पैसों की तंगी एक धीमी सी जबरदस्त जलन की तरह उसे अंदर से तोड़ रही थी।
उस पर बने दबाव और डर ने उसे एक सोच तक पहुंचा दिया था जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने एक बूढ़ी औरत का पीछा करना शुरू किया जो उसे बैंक से निकली दिखी, और फिर वो एक छोटी सी गली में दाखिल हुए। सियो ने जैसे ही उसका बैग छीनने लगी, 3-4 आदमी गली में आ गए। सियो ने घबरा गई और झट से पीछे हट गई और अपना इरादा छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो गली के अंत तक पहुंची, उसकी नज़र 3 जाने पहचाने चेहरों पर पड़ी। ये उसी स्कूल के लड़के थे जो उसे बुली करने वाली लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स थे। दूसरी ओर जियोन और डोंगसिक अपने ऑफिस से थोड़ी राहत की सांस ले रहे थे। इसी दौरान डोंगसिक ने बताया कि उसकी जांच में एक और संदिग्ध का नाम सामने आया है। हत्या की गई महिला का एक बॉयफ्रेंड था, जंग मिन, जो एक गणित का शिक्षक था और वो वही स्कूल में पढ़ाता है जहाँ जीवुक की भतीजी सियोने भी पढ़ती है। जंगमिन की और एक खास बात यह थी कि वो उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता था जो जीवुक के घर के सामने थी। डोंगसिक ने कहा कि ये सब सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन शक गहरा होता जाता है। डोंगसिक ने कहा कि ये सब एक अजीब इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर शक गहरा होता जाता है। फिर उसने जीवुक को जंगमिन की तस्वीर दिखाई। जीवुक की आंखें फैल गई। ये तो वही आदमी है जिससे मैं उस दिन ह्यूनहा के दरवाजे पर मिला था। अब शक और ही पुख्ता हो गया था। उन्हें लगा कि शायद यही सुराग पूरे केस की गुत्थी सुलझा सकता है। वो तुरंत ही अपार्टमेंट बिल्डिंग की ओर निकलने लगे, लेकिन तभी जीवुक का फोन बजा। उसने कॉल उठाया, कुछ सुना और कहा, तुम पहले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। और इस तरह डोंगसिक अकेले ही उस सुराग के पीछे निकल गया। असल में जीवुक को जो इमरजेंसी कॉल आया था वो अस्पताल से था, उसके पिता को लेकर। वो तुरंत ही अस्पताल की ओर दौड़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, यह सोचकर कि न जाने क्या हो गया हो। अस्पताल पहुंचते ही उसे चौंका देने वाली खबर मिली। उसके पिता अपने कमरे से गायब थे और अस्पताल का पूरा स्टाफ हैरान और परेशान था। जीवुक ने किसी की बात सुने बिना अपने अंदर की आवाज पर भरोसा किया। एहसास हुआ कि उसके पिता कहाँ हो सकते हैं। जैसे ही वो बालकनी पर पहुंचा, उसने देखा उसके पिता रेलिंग के किनारे बैठे हुए थे, मानो कूदने ही वाले हो। वो पल बहुत डरावना था। जीवुक जैसे एक पल के लिए जम गया और कोई अदृश्य डर से उसे रोक रहा था। लेकिन तभी नर्स की एक टीम समय रहते पहुंच गई और उन्होंने उसके पिता को नीचे उतार दिया। इसी बीच डोंगसिक संदिग्ध के अपार्टमेंट तक पहुंच चुका था। उसने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने दरवाजा घुमाया तो देखा कि वो खुला था। वो सावधानी से अंदर गया। घर में एकदम सुनसान और अजीब तरह की शांति थी। जैसे ही वो और आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक कमरा पूरी तरह से लाल रंग से रंगा हुआ था। वो बहुत ही असहज हुआ। वो जीवू को कॉल करने ही वाला था, तभी संदिग्ध जी मिन ने उसे पीछे से एक डंडे से उस पर हमला कर दिया। डोंगसिक ने हिम्मत से मुकाबला किया, लेकिन एक हथियारबंद हमलावर के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और जल्द ही बेहोश हो गया। जीवू को जैसे ही एहसास हुआ कि वो खतरे में है, वो तुरंत ही उस जगह की ओर दौड़ा। थोड़ी ही देर बाद डोंगसिक एक कुर्सी से बंधा हुआ था। हमलावर की पहचान साफ हो चुकी थी, वही जंगमिन जो अब हेलमेट पहनकर फिर से सामने आया था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसी बिल्डिंग में जा रहा था जो यूनहा की खिड़की से दिखाई दे रही थी। यूनहा ने उसे देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन हो गया कि ही वॉन ही खतरे में है। पुलिस कॉल पर भरोसा किए बिना उसने खुद ही कुछ करने की ठान ली। डरी सहमी होने के बावजूद वो कमरे से बाहर निकली, सीढ़ियां धीरे धीरे उतरते हुए, अपने बीते दर्द और डर के साए में कांपती हुई। जैसे ही वो बाहर निकली, उसके पैर लड़खड़ा गए, उसकी नज़र धुंधली हो गई और वो बेहोश होकर गिर गई। उसके चश्मे, जिसे वो एस लाइन से बचने के लिए पहनती थी, उसके चेहरे से गिर पड़े। बेहोशी में उसे अपनी माँ की छवि दिखी और वो अनजाने में उसके हाथ की ओर हाथ बढ़ाने लगी। उसी समय जंगमिन हिवॉन से मिला। हिवॉन उसे देखकर हैरान हो गई और तभी खुलासा हुआ कि जंगमिन भी एस लाइन को देख सकता है। उसने देखा कि हिवॉन पर कई एस लाइन थी जो साफ तौर पर बता रही थी कि वो उसके अलावा और कई लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन में रही है। यह सच्चाई उसके लिए बहुत भावनात्मक झटका थी और यही उसकी ब्रेकिंग पॉइंट बन गई। गुस्से में पागल होकर उसने हिवॉन का गला दबाना शुरू कर दिया। उसी दौरान यूनहा किसी चमत्कारिक साहस के साथ वहां पहुंच गई। उसके हाथ में एक किचन नाइफ थी और वो अब कांप रही थी। जंगमिन ने उसे देखा और एक डरावनी मुस्कान के साथ बोला, जैसे वो जानता हो कि ये लड़की उससे कुछ भी नहीं कर पाएगी। उसने धीरे से चाकू उसके हाथ से लिया और उसी को मार दिया। यूनहा जमीन पर गिर पड़ी, खून से लथपथ, लेकिन जंगमिन अब रुका नहीं। उसका मकसद अभी भी अधूरा था। वो फिर से हिवॉन की ओर बढ़ा और तभी जीवुक घटनास्थल पर पहुंच गया।
उसकी नजर सबसे पहले यूनहा के गिरे हुए चश्मे पर पड़ी। उसे पता चल गया कि हालत बहुत बिगड़ चुकी है। वो तेजी से ऊपर की ओर भागा। यूनहा का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही उसकी नजर एक बड़ी सी दीवार पर पड़ी जिस पर धागों से जुड़े कई सुराग लगे थे। यह यूनहा का एक गुप्त जिंदगी का संकेत था। उसने खिड़की से बाहर देखा। यूनहा जमीन पर पड़ी थी और जंगमिन हिवोन का गला दबा रहा था। जीवुक ने तुरंत ही बंदूक निकाली लेकिन झिझक गया। उसी वक्त यूनहा ने आखिरी ताकत से जंगमिन के जांग में चाकू खोपा। जीवुक को मौका मिला और उसने गोली चला दी। जंगमिन जमीन पर गिरा। अंतिम सांसें लेते हुए उसने कुछ कहा, एस लाइन के बारे में। लाइंस गायब हो रही है। यूनहा को सच्चाई का एहसास हुआ। जंगमिन भी एस लाइन को देख सकता था। जल्द ही एम्बुलेंस आ गई। जीवुक ने यूनहा से पूछा, क्या तुम ठीक हो? यूनहा हमेशा की तरह शांत से बोली कि मैं ठीक हूँ, फिक्र मत कीजिए। जब जीवुक उसे ऑफिस ले जाने के लिए कहता है, अचानक से उसकी भतीजी सियोन ए भी वही आ जाती है। वो यूनहा को पहचानती है जैसे वो पहले से ही उसे जानती हो। रात में जीवुक ने सियोने से उसके स्कूल में होने वाली बदमाशी के बारे में पूछा। सियोने नाराज होकर कहती है, तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारे पैसों की जरूरत है। तुम्हारी परवाह नहीं है। और जाते जाते सियोने एक चौंकाने वाली बात कहती है, मैं यूनहा को जानती हूँ। हम मिडिल स्कूल में साथ पढ़ते थे। दूसरी सुबह यूनहा छत पर अकेली बैठी होती है, गहरी सोच में डूबी हुई। उसे एक अनजाने नंबर से मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है, मैं एस लाइन के बारे में जानता हूँ। अगर तुम्हें और जानना है तो स्कूल आ जाओ। और वो दिन एक नए रहस्य की शुरुआत था।